स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर को हम अच्छे से देखने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उनका सॉल्यूशन भी देखने वाले विथ आंसर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन पदार्थ हैं? कुर्सी, हवा, प्यार, गंध, नफरत, बादाम, विचार, ठंड, नींबू पानी, त्रिगंध। ये सारे के सारे नाम दे रखे हैं, यहाँ पर वर्ड्स दे रखे। अब इसमें से पदार्थ कौन सी, तो अब जाहिर सी बात है कि पदार्थ कौन कौन से हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुर्सी है, ये एक पदार्थ है। हवा, ये प्यार, गंध वगैरह, ये तो क्या है, ये तो सारे इमोशंस हैं, भावना है, प्यार, नफरत, ये सब तो ये कोई पदार्थ नहीं हुआ। बादाम, विचार पदार्थ हैं। बादाम की बात करें तो ये एक प्रकार से क्या कुछ ठोस पदार्थ हैं। और हवा जो है एक प्रकार से क्या है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला है। गंध गैसीय अवस्था में पाई जाती। तो देखो आंसर क्या, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है जो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिसका अपना आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ 3 अवस्था में होता है, पता ही आपको, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस अवस्था में होता है। कुर्सी और बादाम ठोस है। कोल्ड ड्रिंक एक प्रकार से तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हवा पता ही आपको, एक गैसीय फॉर्म में होती है। इत्र स्मेलिंग होती है किसी चीज़ की, वो गैसीय फॉर्म में होती है। प्यार और गंध ये कोई पदार्थ नहीं, ये सब फीलिंग्स है, अपनी भावनाएं हैं। इनका न कोई आयतन होता है, न कोई आकार होता है, न कोई अवस्था, न कोई द्रव्यमान होता है। तो ये कोई पदार्थ नहीं हुए, ये स्थान नहीं गिरते। बाकी जो भी है वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ है। थोड़ा बड़ा बेसिक सा सवाल था। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल निम्नलिखित अवलोकनों को एक कारण बताइए। अब यहाँ पर तो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं आपको, इसका पीछे रीज़न बताने की ऐसा क्यों होता है। देखिए तो यहाँ पर जैसे कि पहला सेंटेंस दे रखा है कि आपके जो पहला दे रखा है, जैसे कि देखिए कि गर्म सिसकते हुए भोजन की गंध आपको कई मीटर से दूर तक पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे भोजन की गंध आपको पाने के लिए आपको पास जाना पड़ता है। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल है। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई गर्म चीज़ होती है, कोई गर्म वस्तु होती है, वो भोजन की गंध हमें कई किलोमीटर दूर तक पहुँच जाती है। इसका बेसिक कारण क्या होता है कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो भोजन के कण क्या होते हैं, वायु के साथ में क्या होता है, ज़्यादा फ्लो करते हैं। यानी कि वायु के साथ में ज़्यादा क्या होते हैं, प्रसारित होते, फैल जाते, शीघ्रता से फैल जाते हैं और हमें क्या करते हैं, पहले से सूंघ सकते हैं। जबकि ठंडा भोजन होता है उसके कण फैलने में काफ़ी वक्त लगता है। ठंडा भोजन होता है वो ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता है, ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान में जल्दी जा नहीं पाता। तो इसलिए हमें क्या लगता है, सूंघने में काफ़ी समय लगता है और उसको सूंघने के लिए हमें काफ़ी उस या तो क्लोज जाना पड़ता है या उसको समय लगता है। इसलिए गर्म चीज़ जो होती है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी उसकी जो में जो महसूस होती है, जो इस स्मेल महसूस होती है, बड़ी शीघ्रता से महसूस होती है। फिर अपना अगला सवाल है, हमारा तीसरा कि ये गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, यह किस पदार्थ के गुण को दर्शाता है। गोताखोर पता ही है, जो स्विमिंग करता है, स्विमर होता है, वो क्या करता है, गोताखोरी का काम जो कार्य करता है। तो ये अंतर आणविक आकर्षण स्थान में तरल पदार्थ अधिक होता है, इसलिए गोताखोर आसानी से इसे पार कर सकता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता, कोई गैस फॉर्म में होता, तो इनके अंदर जो अंतर आणविक बल होता है वो शायद गैस की तुलना में कम होता, ठोस की तुलना में कम होता है। लेकिन अंतर्वाणिक बल जो होता है वो तरल पदार्थ अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि पानी क्या एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, इसलिए उस आसानी से क्या कर सकता है, पानी को अपने स्थान से किनारे कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है ताकि अपने लिए स्पेस बना सके, अपने लिए स्थान बना सके। तो इसलिए ये काटने में सक्षम होता है। फिर हमारा अगला सवाल है कि पदार्थ के कणों की विशेषता है। तो पता ही, पदार्थ जो होता है वो 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ के कणों की विशेषता होती है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, तो पदार्थ कणों के बीच में स्थान होता है। पदार्थ के कण अपने जो निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में अंतराणविक बल पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पदार्थों के गुण हैं। पदार्थ का अपना आयतन होता है, आकार होता है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है,
ये सारे के सारे पदार्थों के क्या है, गुण हैं। फिर अपना अगला सवाल है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये बेसिक सवाल है। डेंसिटी बोलते हैं जिसको, घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है D/D = m/v। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर D क्या होता है, m/v होता है। तो ये यानी m यानी मास द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, इसका आयतन होता है। बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को, यानी कि बढ़ते क्रम में यानी किसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी, देखो हवा जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, चिमनी से निकला हुआ धुआं डेंसिटी बहुत कम है। जितनी सॉलिड बेस में जितनी वस्तु सॉलिड फॉर्म में होगी उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। कपास, पानी, लिक्विड फॉर्म में शहद, चौक और लोहा। क्योंकि लोहा है वो काफ़ी एक प्रकार कैसा, एक हार्ड मैटर है, यानी कि एक ठोस फॉर्म में पाया जाने वाला पदार्थ है, जिसकी डेंसिटी, उसने बोला बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हवा की डेंसिटी बहुत ही कम है। फिर अपना अगला सवाल है, पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर बताना। तो पदार्थ पता ही 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए है इस प्रकार से, यहाँ पर प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिगिडिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि किसके बेस के आधार पर उन्होंने अंतर दिया। देखो यहाँ शेप के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर अंतर दे रखा है, आकार के आधार पर अंतर दे रखा है। आयतन के आधार पर, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। फ्लूइडिटी के मतलब उसके तरलता के आधार पर, और डिफ्यूजन यानी विसरण के आधार पर, और यहाँ पर स्टोरेज यानी संग्रहण के आधार पर। तो देखो डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, यानी कि आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार बेसिकली क्या होता है, वो अपने किसी भी कंटेनर की बात करें, कोई भी पदार्थ है, कोई भी बर्तन है, उस बर्तन के शेप के अनुसार अपना आकार ढाल लेता है। लेकिन गैस का कोई भी शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें, आयतन, तो इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, किसका, सॉलिड का होता है। और लिक्विड की बात करें तो इसका भी जो आयतन होता है वो काफ़ी निश्चित होता है, लेकिन गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। फ्लूइडिटी की बात करें, तरलता की बात करें, तो देखो ये कैनॉट फ्लो, ठोस कभी फ्लो नहीं होता, इसका प्रवाह नहीं होता है। लेकिन द्रव की बात करें, कैन फ्लो हायर टू लोअर लेवल। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे द्रव होता है, तो वो क्या करता है, हायर यानी उच्च भाग से निम्न लेवल की तरफ इसका क्या होता है, फ्लो होता है। और फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। और वायु तो पता ही है फ्लो होती है, प्रसारित होती रहती है, और डायरेक्शन, हमारे चारों ओर वायु का ही आवरण है, तो जाहिर सी बात है हमारे चारों ओर फ्लो होगा, किसका, वायु का फ्लो होगा। डिफ्यूजन की बात करें तो ठोस का कोई डिफ्यूजन नहीं होता, ऑलमोस्ट 9 के बराबर, नील यानी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन द्रव की बात करें तो उसका डिफ्यूजन काफ़ी स्लो होता है, और गैस का डिफ्यूजन आसानी से होता है, क्योंकि इसमें कण होते हैं, वायु के कण होते हैं, हल्के कण होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, डिफ्यूज होता है, तो विसरित हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। स्टोरेज की बात करें तो कैन बी स्टोरेज, यानी कि सॉलिड को हम क्या, ठोस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये बोल रहा है कैन बी स्टोरेज। और लिक्विड में क्या होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपके ओपन और क्लोज कंटेनर में उसको स्टोर कर सकते हैं, और ओनली क्लोज यानी बंद, उसको ये बंद स्टोर, इसको कंडीशन में क्या आता है, बंद रहता है, इसका स्टोर पॉसिबल नहीं, तो क्या होता है इसमें स्टोर इसको किया जा सकता है। फिर आगे भी इसमें जो डिफरेंस दे रखे हैं अलग अलग अपने, देखो इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणविक बल के आधार पर, अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द्रव्यमान अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की गति के आधार पर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल के आधार पर। एग्जाम्पल के बाद यहाँ पर सारे और भी कुछ इसमें क्या दे रखे हैं, आपके डिफरेंस दे रखे हैं। ठीक है, फिर अपना अगला सवाल है, फिर हमारे अगला सवाल दे रखा है, कि गैस के कण बर्तन को पूरी तरह से भर देता है जिसमें वो रखा होता है, कारण क्या है बेसिकली। ये देखो गैस के कणों के बीच में एक तो आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है, न के बराबर होता है, इसलिए जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं ठोस और गैस द्रव की तुलना में। इनके कणों के बीच सभी दिशाओं में क्या लगती है, अब इनके जो
इनके जो कण होते हैं सभी दिशाओं में गति करते हैं, जिस बर्तन में रखा है उसमें पूरी तरीके से भर देते हैं। तो बेसिक कारण होता है क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल 9 के बराबर होता है, इसलिए कण सभी दिशाओं में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर अपना अगला सवाल है, गैस कंटेनर की दीवार पर दाब डालती है। तो गैस जो होती है कंटेनरों की दीवार पर क्या डालती है, आपके दाब डालती है। तो इसका बेसिक कारण क्या होता है, गैस के कण सभी दिशा में तेजी से बंदे बेहतरीन ढंग से चलते हैं, इसलिए कण दूसरे से कंटेनर दीवारों को भी बल से टकराते हैं, इसलिए गैस कंटेनर की तरफ दीवार पर क्या लगाते हैं, दबाव डालती है। तो गैस के जो कण होते हैं वो सभी दिशाओं में तेजी से क्या करते हैं, चलते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो एक दूसरे से कंटेनर की दीवारों से भी बल से टकराते हैं, जब एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, बल होगा। बल के कारण क्या करेंगे, दूसरे से टकराएंगे, जिससे गैस के कणों कंटेनर की दीवार पर क्या डालती है, दबाव डालती है। लकड़ी की मेज को ठोस क्यों कहा जाता है। अब देखिए लकड़ी की मेज बेसिकली पता है कि जो मेज होती है वो कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, यानी कि ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है। और लकड़ी की मेज का आकार बेसिक क्या होता है, निश्चित होता है। पता ही आपको ये किसका, ठोस का एक गुण भी है कि इसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं, और इसलिए लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाता है। तो ये बेसिक कारण था। फिर हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते, लेकिन लकड़ी के ठोस बॉक्स के माध्यम में ऐसा करने के लिए हमें कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिक इसमें देखिए ये बेसिक अपने जीवन संबंधित सवाल है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि देखो हवा के अंदर जो अपने जो इसका अंतर कण बल नगण्य बोलता है, ठीक है। अंतर जो कण आकर्षण बल नगण्य न के बराबर होता है, इसलिए हवा के कणों को अलग करना आसान होता है और हम आसानी से हवा में अपना हाथ चला सकते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, पता ही है। जो ठोस के जो कण होते हैं वो गैस की तुलना में और द्रव की लिक्विड की तुलना में बहुत ही दूर पास पास में होते हैं, और पास पास होते तो उन कणों को दूर करना आसान नहीं होता, इसलिए उनके माध्यम से हाथ चलाना आसान नहीं होता है। जबकि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल 9 के बराबर होता है, तो इनको आसानी से दूर करना संभव है, आसानी से अलग कर सकते हैं उसको। तो ये एक बेसिक कारण है इसके पीछे। फिर हमारा अगला सवाल है कि द्रवों का घनत्व आमतौर पर ठोस की तुलना में कम होता है। द्रवों का घनत्व आमतौर, क्योंकि बेसिक क्या होता है कि जो द्रवों का जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है, और जिस पदार्थ में या जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में जिस भी द्रव को ले लेते हैं उसका वो क्या कर देता है, आकार ले लेता है। और इस दूसरा कारण ये होता है कि उनके बीच में जो कण जो होते हैं उनके बीच के जो खाली जगह होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो कम होती है ठोस की तुलना में, बेसिकली गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। देखो बर्फ एक जो ठोस है उसमें पानी कणों के बीच में खाली जगह होती है, जिससे बर्फ पानी से हल्की हो जाती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो ये प्रश्न आगे भी था कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि वो क्या होती है, बर्फ पानी से हल्की होती है और अणुओं के बीच में खाली जगह स्पेस रहती है, तो इसलिए पानी पर क्या करती है, वो तैरती है। तो ये सवाल था इसके पीछे। तो ये सारे बेसिक सवाल है, अच्छे सवाल है, नॉलेज वाले सवाल है। इसको अच्छे से डिफाइन करोगे, इसको डिस्क्राइब करोगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है कि सेल्सियस को केल्विन बदलिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। आपको पता है कि ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, केल्विन होता है। अब 300 केल्विन दे रखा हो तो उसको सेल्सियस बदलने के लिए, सेल्सियस में बदलने के लिए 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो आपका सेल्सियस में आ जाएगा। 573 केल्विन दे रखा हो उसमें 573 में से 273 को माइनस करेंगे तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस में आ जाएगा। अगर सेल्सियस में दे रखा हो केल्विन में अगर इसको चेंज करना हो तो फिर यहाँ पर प्लस की जगह करना पड़ेगा माइनस। अगर मान लो ये अगर सेल्सियस में होता केल्विन बदलना पड़ता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर प्लस हो जाता, फिर ऐसे समझ में आई बात। फिर अपना अगला है जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, देखिए सवाल है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल कौन सी अवस्था में होता है, पता ही आपको, गैस फॉर्म में होता है। बेसिक सवाल था। 100 डिग्री पर क्या होता है, 100 डिग्री पर द्रव और वाष्प के बीच में संतुलन पाया जाता है। इस तापमान पर वाष्पीकरण वेपोराइजेशन की क्रिया होती है। वाष्पीकरण की क्रिया के कारण गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा प्रदान करने के बाद द्रव क्या करता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो द्रव जो होता है वो कौन सी अवस्था में चेंज हो जाता है, आपका गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वेपोराइजेशन पता ही आपको, वाष्प का उत्सर्जन, पानी का उत्सर्जन क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। फिर अपना अगला है किसी भी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। कोई भी पदार्थ होता है जब उसकी अवस्था, जैसे कोई ठोस अवस्था है, गैस अवस्था है या द्रव अवस्था है, जैसे कि ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, तो वो स्थिर क्यों होता है। देखिए
अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ का तापमान स्थिर होता है क्योंकि दी गई कोई भी छोड़ी गई ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाकर अवस्था बदलने में किया जाता है। इसलिए ये पदार्थ के तापमान को बढ़ाने घटाने में योगदान नहीं होता, इसलिए ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। देखिए ये परिभाषा अच्छी है गुप्त ऊष्मा को, कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो कोई भी पदार्थ जिस कोई भी दी गई छोड़ी गई ऊष्मा का उपयोग और कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाकर अवस्था बदलने में किया जाता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने में किया जाता है। तो यह ऊष्मा के तापमान को बढ़ाने या घटाने में योगदान नहीं करती, इसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रवीभूत करने की विधि सुझाई। कम तापमान उच्च दाब वाले लगाने पर पदार्थों को गैसों को द्रव में डाला जा सकता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर कम होगा और हाई प्रेशर करोगे तो उसमें क्या होगा, गैस को द्रव में डाला जा सकता है। अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तान में कूल और गर्म शुष्क दिन में बेहतर तरीके से ठंडे होते हैं, इसके पीछे क्या कारण देखिए। रेगिस्तान में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है। रेगिस्तान में क्या होता है, दिन के समय तापमान अधिक होता है, और ये क्या करता है आपके वाष्पीकरण को क्या करता है, देखो एक मिनट, ये वाष्पीकरण को बढ़ाते हैं और कूलर तेजी से क्या करते हैं, वाष्पीकरण के कारण बेहद तेजी से काम करते हैं। ये मतलब है कि रेगिस्तानी कूलर गर्म चीज़ों में बेहतर ठंडे तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उससे वाष्पीकरण को बढ़ाते हैं। वेपोराइजेशन क्या होता है, पानी का वाष्प में ज़्यादा जल्दी से उत्सर्जन होता रहता है, जिससे वो तेज़ी से बेहतर तरीके से काम करते हैं। गर्मियों में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी ठंडा क्यों होता है, आपने देखा होगा अभी गर्मी का मौसम है और ठंडे मटकों के अंदर पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। कि आपने देखोगे जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटके के मिट्टी के घड़ों के अंदर, तो जो पोर्स क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, जो पानी होता है वेपर के रूप में क्या करता है, वो उस कंडीशन के अंदर मिट्टी के घड़ों में देखो तरल पदार्थ मिट्टी के घड़ों के छिद्रों से वाष्पित होता है, नहीं छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो मिट्टी के जो घड़ों के अंदर का पानी होता है वो मिट्टी के घड़ों के छिद्रों से वाष्पित हो जाए वेपोराइजेशन के कारण, और इससे घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये मेन ध्यान रखना, इसलिए गर्मी में मिट्टी के घड़े वैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ये जो मैंने बताया छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वो वाष्पित हो जाता है, जो वाष्पीकरण से घड़े के अंदर का पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर अपना, हम कप की तुलना में तस्करी से गर्म चाय या दूध जल्दी क्यों पी पाते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए कप का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तस्करी का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है। एक तो ये, तो तस्करी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो सतही क्षेत्र में वाष्पिक वृद्धि से क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, और कप की तुलना में तस्तरी में तरल पदार्थ से ठंडा हो जाता है। क्योंकि कप का जो क्षेत्रफल होता है कम होता है, तो वेपोराइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी चलती है, समय लगता है, तो चाय को ठंडा होने में समय लगता है। तस्करी का क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिससे उसकी तुलना में आसानी से गर्म चाय दूध आसानी से ठंडा हो जाता है, आराम से उसको पी सकते हैं। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में बेसिकली पता ही आपको सूती वस्त्र पहनते हैं, और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है, सूती वस्त्र हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो सूती वस्त्र क्या करते हैं, बेसिकली आपके शरीर को ठंडा रखते हैं।
और जिससे आपके शरीर के अंदर जिस वेपोराइजेशन क्रिया शीघ्रता से होती है, जिससे पसीने का क्या होता है, उत्सर्जन होता रहता है। और वेपोराइजेशन हम देखो गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं, जिससे क्या होता है आपके शरीर को सूती वस्त्र पसीने को अच्छी से सोख लेता है और सूखे पसीने को सोख लेता है और वह पानी को वाष्पीकरण के लिए इस पात्र में छोड़ देता है। मैंने बताया अभी वेपोराइजेशन की क्रिया होती है और इसी वेपोराइजेशन के कारण शरीर को क्या रखता है, ये ठंडा रखता है। फिर अगला ये देखो आ गया हमारे पास, ये फिर से वही सवाल आ गया है कि आपके तापमान को सेल्सियस बदलना है तो कुछ नहीं करना, 273 को इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास इसका तापमान में से आपका आ जाएगा 470 दे रखा, तो इसमें से 273 को माइनस करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है किस में आ जाएगा, आपके सेल्सियस में आ जाएगा। और सेल्सियस को केल्विन बदलना तो देखो आगे सवाल आ गया, ये देखिए अगर सेल्सियस है, सेल्सियस को अगर आपको केल्विन के अंदर चेंज करना है तो आपको 273 जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 273 25 था, 25 के 273 जोड़ दिए तो 298 हो गया। 373 है, 373 में 273 जोड़ देंगे तो आपके पास 367174 647 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 647 केल्विन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन बदलना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। फिर अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित परीक्षणों के लिए कारण बताइए। तो ये परीक्षणों के लिए कारण जो है देखिए, नेपथलीन की गेंदें समय के साथ बिना ठोस छोड़े गायब हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, आपके उदरपातन पड़ा है ना कि उदरपातन प्रोसेस क्या होता है, उदरपातन में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदरपातन बोलते हैं। तो देख लिखा हुआ भी है कि नेपथलीन की गेंदें समय के साथ आपके क्या होती है, आपके नेपथलीन की गोलियां क्या होती है, समय के साथ आपके ठोस छोड़े गायब हो जाती है, क्योंकि आसानी से उदरपातित हो जाती है। नेपथलीन का ठोस से ग्रह में बदलना आसान हो जाता है। इत्र में वाष्पीकरण की उच्च डिग्री होती है और इसी वाष्प आने से हवा में फैल जाती है। तो इत्र देखो होता है जो हवा में काफ़ी अच्छे से स्मेल देता है, क्योंकि उनके जो कण होता है वो आसानी से क्या होता है, हवा में फैल जाते हैं। इसलिए हम कहीं दूर मीटर बैठे हुए भी इनकी गंध को महसूस कर पाते हैं। तो हम मीटर दूर बैठे, इसका कारण क्या है तो हमने आपको बता दिया। फिर निम्नलिखित पदार्थों को कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम, आकर्षण बल ज़्यादा किसमें होता है, पानी, चीनी और ऑक्सीजन। तो देखो सही सी बात है, आकर्षण बल ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, फिर गैस में द्रव में होता है और फिर किस में होता है, आपके गैस में होता है। तो आकर्षण बल इसमें कौन सा द्रव है, ठोस कौन सा आपका, चीनी है, तो चीनी में ज़्यादा होगा क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे कम वायु में होगा, ऑक्सीजन में, फिर पानी में, फिर आपके चीनी में हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है कि पानी की भौतिक अवस्था क्या है, 25 डिग्री पर क्या होता है, 25 डिग्री के ऊपर कौन सी अवस्था में होता है, वो बेसिकली द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री पर बेसिकली वो पानी जो होता है ठोस तरल दोनों के रूप में मौजूद होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। 0 डिग्री पर सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। संलयन की गुप्त स्थिति में कारण ऊष्मा मिलने के बाद पानी का ठोस रूप में बर्फ बनने पर आसानी से फिर बाद में वो पानी में बदल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, 0 डिग्री पर वो सॉलिड बेस में रह जाता है। 100 डिग्री पर पानी तरल और गैस दोनों के रूप में मौजूद रहता है। इस तापमान पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के का बराबर ऊष्मा मिलने के बाद पानी जो होता है तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में जल में बदलना शुरू कर देता है। कमरे के ताप पर पानी एक तरल है, क्योंकि कमरे के ताप पर पानी क्या एक तरल है, क्योंकि इसका में आंतरिक आणविक बल कम होता है और अंतर आणविक बल रिक्त स्थानों गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस कारण पानी के अणु क्या होते हैं, स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए पानी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। फिर देखो ये प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम पूछा गया था कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि उनमें आकर्षण बल अंतराणु ज़्यादा होता है, अंतराणु स्थान गति जड़ बहुत 9 के बराबर होती है। तो मेन तो ये है कि उनके बीच में क्या होता है, अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होता है और मजबूती से बंधे होते हैं। लोहे की अलमारी निश्चित आकार, इसका आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, तो इसलिए ये कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये कैरेक्टर लिखने थे कि भाई क्या कारण होता है इसके अंदर। 273 केल्विन पर बर्फ उसी तापमान पर पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी क्यों होता है, कि 273 पर बर्फ पानी की तुलना में कम ऊर्जा रखती है। चूँकि बर्फ पानी आसानी से गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और बर्फ पानी बन जाता है, जबकि पानी को ऐसा कोई लाभ नहीं, इसलिए 273 पर बर्फ पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी होता है।
उबलता पानी या भाप किससे अधिक गंभीर जलन होती है? देखो, भाप से उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप में उबलते पानी की तुलना में 2260 जूल ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ये तो बेसिक, क्योंकि जो भाप से जो उबलता पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म होगा उबलते पानी से, भाप से उबलते पानी में, इसलिए भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। फिर आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको मैचअप करना है। सॉलिड को फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर जो खाली ब्लैंक्स है उसको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये चैप्टर फर्स्ट के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे जिसका हमने अच्छे से सॉल्यूशन देखा है विद आंसर के साथ। फिर हम अगले क्लास में क्या करेंगे, हम चैप्टर सेकंड को लेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से रीड अप कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।